को हम स्टडी करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो इसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, आपको याद भी होगा, जो हमने लिखा था K इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। सभी को याद होगा आई थिंक। ये K इज इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी में K उन्होंने नाम दिया था। K को हम एक्सप्लेन कर देते हैं कई बार रेट के टर्म्स में। ए जो होता है हमारा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फैक्टर था, आपको याद होगा, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ई तो एक खाली बेस है, एक्सपोनेंशियल बेस कहते हैं इसको। ई ए यहाँ पे हमारा एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर यहाँ पे हमारा गैस कांस्टेंट है, और टी यहाँ पे हमारा टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, इसी को इन्होंने लॉग की टर्म में लिखा था, फॉर्मूला जो डराइव मैंने दिखाया था लास्ट क्लास में। फॉर्मूला निकला था लॉग के इज इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये एक फॉर्मूला निकल के आया था, जिसमें हम लोगों ने एक्टिवेशन एनर्जी के, ए और आर को स्टडी किया था। इसी से निकल के जब दो रेट और दो टेम्परेचर दिए हों, एक और डेरिवेशन की थी हम लोगों ने। इसका फॉर्मूला था log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर, ब्रैकेट में था 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, राइट। इन सब फॉर्मूलाज की हेल्प से हमने डिफरेंट रेट्स के बारे में स्टडी करने की कोशिश की थी। अब आज के जो कंसेप्ट की हम बात करेंगे, कि ये जितने भी रेट की हम बात कर रहे हैं, जितने भी कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे कंसेप्ट्स जो हैं, इनके पीछे पर्पस क्या है? पर्पस एक ही है, कंपाउंड फॉर्मेशन। कि जो भी रिएक्टेंट्स हैं या जितने भी पार्टिकल्स हैं जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, उनका कोलाइड करने का पर्पस क्या है? ध्यान रखिएगा, कोलाइड करने का एक ही पर्पस है, वो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन। जैसे आर्रेनियस सबसे पहले साइंटिस्ट हुए, जिन्होंने एक थ्योरी देते हुए कहा, उन्होंने कहा ऐसा है, रिएक्टेंट्स जब भी प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, तो प्रोडक्ट फॉर्म करने से पहले रिएक्टेंट एक इंटरमीडिएटरी स्टेज पे पहुंचते हैं। इंटरमीडिएटरी स्टेज, ये इंटरमीडिएटरी स्टेज बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस इंटरमीडिएटरी स्टेज में जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं। और रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि ये रिएक्टेंट्स एनर्जी प्रोबेबिलिटीज चेक करते हैं कि किस केस में जो नया प्रोडक्ट फॉर्म हो वो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो। क्या कहा मैंने? किस केस में जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ये क्या इंटरमीडिएट बनाए कि वो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हो और उससे ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट फॉर्म हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे उसने कहा कि आपके पास एक रिएक्शन है H2 प्लस I2, आपने कहा सर इससे फॉर्म होता है 2HI। अब इसको आरएनए थ्योरी कंसेप्ट से समझाते हैं आपको। उसने कहा असल में जब हाइड्रोजन की हम बात कर रहे होते हैं, तो जनरली H और H के बीच में एक बॉन्ड है, H और H के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। जब हम I2 की बात करते हैं, तो I और I के बीच में भी एक बॉन्ड बना हुआ है, मान लीजिए ये। अब इन दोनों रिएक्टेंट्स को आप एक दूसरे के पास लेकर आए। जब आप इन दोनों को एक दूसरे के पास लेकर आए, तो इन्होंने एक इंटरमीडिएट बनाने की कोशिश करी। अब वो इंटरमीडिएट क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसका ये बॉन्ड था, इसका ये बॉन्ड था, ठीक है। ये अब आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये नए बॉन्ड्स फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे रिएक्टेंट एनर्जी प्रोबेबिलिटी चेक करता है। नाउ व्हाट इज एनर्जी प्रोबेबिलिटीज? वो ये चेक करता है कि HH का बॉन्ड क्या स्ट्रांग है, I का बॉन्ड क्या स्ट्रांग है, या फिर जब HH का बॉन्ड तोड़ रहा हूं, I का बॉन्ड तोड़ रहा हूं, और जो HI बन रहा है, ये HI का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। और स्ट्रांग का मतलब होता है बच्चों स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे होता है एनर्जी एक्सचेंज। जिस केस में एनर्जी का एक्सचेंज ज्यादा होगा, वहां ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? अगर ऐसा होता है कि जहां पे HI की हम बात कर रहे हैं, HI की बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट के दौरान, इसको हम लोग इंटरमीडिएट स्टेज कह रहे हैं, इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट स्टेज यानी कि बीच की स्टेज। इस इंटरमीडिएटरी स्टेज में जो HI बॉन्ड बन रहा है, अगर ये H2 HH और II बॉन्ड से वीक हुआ तो बताओ क्या रिएक्शन प्रोसीड करेगी? टेल मी, क्या रिएक्शन प्रोसीड करेगी अगर HI बॉन्ड जो बन रहा है वो HH और II बॉन्ड से भी कम स्टेबल हुआ या कम स्ट्रॉन्ग हुआ? बताओ क्या HI बॉन्ड बनेगा? आंसर है नहीं। HI बॉन्ड बनेगा ही तब जब HH बॉन्ड और II बॉन्ड से इंडिविजुअली जो HI बॉन्ड बन रहा है वो ज्यादा स्टेबल होगा। और स्टेबिलिटी के पीछे एक ही कारण होता है कि इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट बनने के दौरान HH अपनी एनर्जी रिलीज करे, II अपनी एनर्जी रिलीज करे, और रिलीज करके ये मोर स्टेबल स्टेट की तरफ आगे निकले। कहाँ निकले? मोर स्टेबल स्टेट की तरफ, जहां पे जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बना आपका? HI, इसके पास लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी हो और इसके पास मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, क्योंकि जो भी रिएक्टेंट असल में रिएक्ट कर रहा है उसके रिएक्ट करने के पीछे एक ही कारण है, दैट एवरी रिएक्टेंट वांट्स टू अटेन स्टेबिलिटी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएंगे? 2 मोल्स बन जाएंगे HI के, जो मुझे डायरेक्टली दिखाई देते हैं कि H2 + I2 गिव्स 2HI, मगर असल में रिएक्शन ऐसे नहीं होता। रिएक्शन होने के दौरान बीच में क्या बनता है? इंटरमीडिएटरी स्टेज आती है, और वो इंटरमीडिएटरी स्टेज डिसाइड करती है कि क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? सर इसमें HH और II का जो स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है HI के बॉन्ड से। HH और II का अगर इंडिविजुअल स्टेट ज्यादा स्टेबल होता तो बताओ क्या HI फॉर्मेशन होती? नहीं सर। इसका मतलब क्या है कि HH और II के इंडिविजुअल स्टेट के कंपैरिजन में HI जो स्टेट बन रहा है ये ज्यादा स्टेबल है। मेरी बात समझ आ रही है? यस। ठीक है। इस पर्टिकुलर इंटरमीडिएट को इन्होंने एक नाम से जाना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या वर्ड दिया इन्होंने इस इंटरमीडिएटरी स्टेज को? इस इंटरमीडिएटरी स्टेज में बनने वाले इस कॉम्प्लेक्स को इन्होंने नाम दिया, और इसको नाम दिया क्या? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में ही सारी की सारी बात हम करने वाले हैं। तो पहली बात तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? ठीक है। और एक टर्म आती है एक्टिवेशन एनर्जी। आपसे दोनों चीजें एग्जामिनर पूछेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है। तो पहली बात तो एक्टिवेशन एनर्जी समझ लो। ये कुछ भी नहीं है बच्चों, देखा जाए तो ये एनर्जी डिफरेंस है। क्या है ये? ये एनर्जी डिफरेंस है। किसके बीच का एनर्जी डिफरेंस है? एक होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और एक होता है आपका रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। मेरी बात समझ आ गई? हाँ या ना? यस सर। या दूसरी भाषा में कहूं, उसने कहा इट इज द एनर्जी नीडेड, जो कि एक रिएक्टेंट को चाहिए टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट। क्या बना ले? वो एक इंटरमीडिएट फॉर्म कर ले, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? जिसको हम लोग बोल देते हैं कॉल्ड इंटरमीडिएट कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो वो एनर्जी का पार्ट जो चाहिए रिएक्टेंट को, ताकि रिएक्टेंट क्या फॉर्म कर ले? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर ले, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। एम आई क्लियर? यस सर। और एक डेफिनेशन समझ लो। असल में ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है यही रिस्पॉन्सिबल है कि रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करें। तो वो ये कह सकता है इट इज द एक्स्ट्रा एनर्जी।
ये वो एक्स्ट्रा एनर्जी है पोजेस्ड बाय दी, कौन पोजेस करेंगे पहले बताओ, पोजेस्ड बाय दी रिएक्टेंट्स, और रिएक्टेंट में भी कौन, उनके मॉलिक्यूल्स, सो दैट दे कैन कोलाइड, आपस में वो टक्कर मारे, so that they can collide and can result and can lead बल्कि and can lead to product formation। अगर वो एनर्जी ही नहीं होगी जिस एनर्जी की वजह से रिएक्टेंट आपस में कोलिजन करेंगे, कंबाइन करेंगे, वो एनर्जी नहीं होगी रिएक्टेंट के पास, तो क्या कभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा? जल्दी बोलो, क्या कभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा? क्लियर हुआ सभी को ये कंसेप्ट? तीनों डेफिनेशन मैंने 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव से आपको एक्टिवेशन एनर्जी समझाई है, क्या ये क्लियर हुआ? सर इसमें हमने थर्ड वाली डेफिनेशन में एक्स्ट्रा यूज करा है। एक्स्ट्रा वर्ड क्यों यूज किया है बेटा? रिएक्टेंट्स तो मूव कर रहे हैं ना, रिएक्टेंट्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, है ना, लेकिन कंटिन्यूअसली मूव करने से क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा ना। जब ये पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे तो कोलिजन करने पे, कोलाइड करने पे करते क्या है, ये अपने में से एनर्जी लॉस करेगा, ये अपने में से एनर्जी लॉस करेगा, और कौन सी एनर्जी लॉस करेगा ये भी आप जानते हो, जो इनके पास एक्स्ट्रा है। और एक्स्ट्रा एनर्जी का लॉस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लॉस के दौरान ये कोलिजन दौरान क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं, और क्या गेन कर रहे हैं, ये स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है लॉस ऑफ एनर्जी होना बहुत जरूरी है, और कौन सी एनर्जी लॉस होगी, जो उनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है। तभी तो एक्स्ट्रा अमाउंट को लूज करके आप क्या गेन कर रहे हो, लो एनर्जी स्टेट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल स्टेट। विधि क्लियर हुई बात? यस। ओके, इस ग्राफ को, इस थ्योरी को समझाने के लिए एक और टर्म का इस्तेमाल किया गया जो आपके एग्जाम में आ जाती है, जिसको आप नाम देते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। क्या नाम सुना आपने इसका? थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ये आप लोगों ने कहीं पे और भी सुना होगा, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, कहीं सुना? सर लास्ट एटम्स वाला चैप्टर में। वेरी गुड, क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में था, वर्क फंक्शन, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब सेम कहानी वहां पर भी, वो क्या थी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। इसमें क्या हो जाएगा, मिनिमम एनर्जी जो कि कोलाइडिंग पार्टिकल्स के पास या मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए, विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल मस्ट हैव, उनके पास जरूर होनी चाहिए, ताकि उनकी क्या हो सके, effective collision। Why I have used the word effective collision? effective collision वर्ड हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं, कारण क्या है? मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग होना बहुत चाहिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इफेक्टिव का मतलब ही क्या होता है? इफेक्टिव का मतलब होता है कि ऐसी कोलिजन जिसमें रिएक्टेंट टकराने के बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या फॉर्म कर लेते हैं? प्रोडक्ट फॉर्मेशन। और किन्हें कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन, ये बताऊंगा आपको अभी के लिए। ये क्लियर हो गया? वो एनर्जी जो चाहिए ताकि पार्टिकल्स क्या कर सके, इफेक्टिव कोलिजन कर सके, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये इफेक्टिव कोलिजन के बारे में भी आपको जानकारी तो है ही। कैसे? मान लीजिए 2 रिएक्टेंट्स हैं, ये इस तरीके से ट्रैवल कर रहे थे, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये एक दूसरे से सट गए, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। फिर थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल आगे निकल गया, ये पार्टिकल आगे निकल गया। बताओ क्या ये कोलिजन इफेक्टिव थी? नो सर। ये इनइफेक्टिव कोलिजन है, ठीक है। अगर ये इनइफेक्टिव कोलिजन है तो मुझे बताओ प्रोडक्ट जो बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा या प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं? तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट के बनने के चांसेस क्या है, मिनिमम है, या फिर हम कहें अनस्टेबल है, आया ना। अगर ये थोड़ी देर के लिए बन भी रहा है प्रोडक्ट, अगर इसे कहीं यहाँ से प्रोडक्ट बना, लेकिन ये प्रोडक्ट क्या हुआ, अनस्टेबल, वापस आगे निकल गए वो। अब इफेक्टिव कोलिजन को समझना है तो क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल्स लेने पड़ेंगे। पार्टिकल का साइज पहली बात तो मैटर करता है। फिर दूसरी चीज क्या मैटर करती है, पार्टिकल्स की ओरिएंटेशन। क्या कहा मैंने? ओरिएंटेशन। व्हाट इज ओरिएंटेशन?
डायरेक्शन इन स्पेस। व्हाट इज ओरिएंटेशन? प्लीज रिपीट। ओरिएंटेशन का मतलब होता है डायरेक्शन इन स्पेस, राइट? तो जब डायरेक्शन इन स्पेस की बात हो रही है तो ये दोनों इस तरीके से एक दूसरे को अप्रोच करेंगे कि कोलिजन कैसी हो। आपको याद हो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था हम लोगों ने, हेड ऑन कोलिजन। एम आई राइट? हाँ या ना? हेड ऑन कोलिजन के दौरान क्या चीज ज्यादा होती है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? Yes. और जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है उतना एनर्जी का एक्सचेंज या हम कहें एनर्जी रीअरेंजमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। एम आई क्लियर? और जितना एनर्जी रीअरेंजमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे उतना प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़िया हो। सर एनर्जी रीअरेंजमेंट का मतलब ये तो हुआ कि एनर्जी का लॉस ज्यादा है तो लॉस कर दो, ठीक है, और कम है तो इतनी प्रोवाइड करो कि मैं इंटरमीडिएट फॉर्म कर सकूं। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा है, उस बच्चे के पास 40% IQ है, ठीक है। इस बच्चे की एस्पिरेशंस बहुत हाई है। इस एस्पिरेशन के हिसाब से इस एक पर्टिकुलर एग्जाम है जो बच्चे को क्वालिफाई करना, लेकिन इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इस बच्चे को 70% मार्क्स मिनिमम चाहिए, ठीक है ना, बल्कि 71%, इससे ज्यादा चाहिए, 70 से परसेंट से ज्यादा चाहिए, लेकिन बच्चे के पास तो 40% ही IQ है। क्या करे? इस बच्चे ने कहा कोई कोचिंग लगा लेता। इस कोचिंग ने इस बच्चे को सपोर्ट किया और इस बच्चे को इस कोचिंग में वो कहते हैं कि हम 60% तक आपकी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन बच्चे में कितनी कैपेबिलिटी है या बच्चे की कितनी एस्पिरेशन है। इस बच्चे ने कहा सर मुझे तो बस ये कट ऑफ पार करना है, ये कट ऑफ पार करना है, तभी मैं आगे जो मेरा ड्रीम है उसे मैं परस्यू कर पाऊंगा। इसका मतलब आप मुझे बताओ कि ये जो कोचिंग वाले हैं इसको इस बच्चे के साथ कितनी परसेंट मेहनत और करनी पड़ेगी ताकि वो ड्रीम अपना क्वालिफाई कर पाए? 31%। 31%। तो ये 31% जो कोचिंग वाले उसको, अच्छा कोचिंग वाले कितना दे सकते थे? 60% एफिशिएंसी। लेकिन इस बच्चे ने कितना मांगा? 31%। इसने कहा मैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लूंगा, जो भी मेरे को लोकल कॉलेज मिलेगा, बस मुझे बीटेक करनी है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने इस बच्चे को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी कि इस बच्चे ने अपनी कट ऑफ क्वालिफाई कर दी और एक कॉलेज लोकल लेवल पे इसने कॉलेज को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। एक बच्चा है जिसका एम बहुत हाई है, उसने कहा मुझे IIT क्वालिफाई करना है, लेकिन IIT क्वालिफाई करने के लिए 99 परसेंटाइल चाहिए मार्क्स। इस बच्चे का बेचारे का IQ कितना है? 40%। बताओ क्या इस कोचिंग में जाके वो बच्चा अपना ड्रीम अचीव कर पाएगा? हाँ सर, क्योंकि 40% और 60% बहुत एफिशिएंसी है ना। बहुत आसान से, है ना। इसी बच्चे को अब बस फर्क क्या पड़ गया, जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, क्योंकि इस केस में जो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट और इससे ऊपर वाला जो मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिया, ये बेसिकली किसी भी रिएक्शन के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इंटरमीडिएटरी स्टेज है। इस इंटरमीडिएटरी स्टेज तक पहुंचाने के लिए रिएक्टेंट को जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जा रही है, ये एनर्जी क्या कहलाती है? अभी सिखाया था मैंने आप लोगों को, बताओ ये कौन सी एनर्जी है? बहुत बढ़िया, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है और ये इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। किस केस में थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है हमें? IIT वाले। IIT वाले में, क्योंकि उसकी एस्पिरेशन क्या है? हाई है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? Yes. लेकिन आप एक बार ऊपर स्क्रॉल कर। ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, अभी पहले ये कंसेप्ट खत्म कर दूं फिर आगे बताऊंगा एक बार फिर से। यस सर। अब किसी ने कहा यार, कोचिंग वालों ने सोचा ऐसे तो हर बच्चा जो है अगर 40% वाला आ गया जिसके साथ हमें 99% तक उसे पहुंचाना पड़ेगा तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या किया, असल में इस सेंटर में ना आसानी से एडमिशन हो रहा था, इसलिए कोई बच्चा आ रहा था और एडमिशन ले रहा था और कोचिंग वालों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही थी। अब कोचिंग वालों ने कहा क्यों ना हम अपने एडमिशन का बेंचमार्क ही ज्यादा सेट कर दें।
हमारे पास वो बच्चा आए जो उसके पास पहले से ही 70% IQ हो। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? Yes. यस अब आप मुझे बताओ, इस बच्चे को IIT क्वालिफाई करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या कम? कम सर, सिर्फ 20% करनी पड़ेगी। इसको मात्र हमें 29% लगा 29 है ना। हमें इसको 29% और बल्कि इसके साथ तो 100% भी आ सकता है। और 100% आएगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी यानी कि जो यील्ड होगी, यानी कि जो बढ़िया IIT होंगे इस बच्चे को मिल जाएंगे। 99% पे IIT तो क्वालिफाई हो रहा है, लेकिन मनपसंद चॉइस नहीं मिल पा रही। लेकिन इस बच्चे ने, जहाँ खुद भी इसका पोटेंशियल था, इसको आपने एनर्जी दी तो इसने तो 100% को बिल्कुल 100% ले आया वो। और ये ना केवल इसने प्रोडक्ट फॉर्मेशन करी, बल्कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन की यील्ड मतलब होता है अमाउंट, वो भी बढ़िया बनाया। इसीलिए इसे बढ़िया IIT भी मिल गया। मेरी बात समझ आ रही है? Yes. Yes, sir. यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझना है कि हम पार्टिकल्स की एनर्जी के हिसाब से उसे एक ऐसा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है इंटरमीडिएटरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए। क्योंकि अगर इंटरमीडिएटरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होता, रीअरेंजमेंट नहीं होती है, तो रिएक्शन को एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिलती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए। और प्रोडक्ट फॉर्मेशन की क्वालिटी डिपेंड करती है कितनी देर तक आपने उस रिएक्टेंट ने अपने इंटरमीडिएट के अंदर एनर्जी एक्सचेंज की प्रोबेबिलिटीज करी हैं। जिसके अंदर जितनी प्रोबेबिलिटीज होती हैं उतना समझ लो कंपाउंड बनने के चांसेस मोर स्टेबल होते हैं। आपको पता है जो वैक्सीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, वो वैक्सीन बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। उससे ज़्यादा टाइम किस में लगा बताओ मुझे? प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में टाइम नहीं लगता इतना। टेस्ट होने में। जो उसकी हेल्प से टेस्ट किए जा रहे थे, जो उसकी हेल्प से हम चेक कर रहे थे किसी को कोई इसका इल इफेक्ट तो नहीं आ रहा। तो सारा का सारा जो टाइम इस्तेमाल हो रहा था वो टेस्टिंग में हो रहा था। यानी कि उसके हम अलग अलग प्रोबेबिलिटी देख रहे थे, किसी पे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। यानी कि जो टाइम दिया जा रहा है वो यहाँ दिया जा रहा है। और यहाँ पर टाइम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज अगर नहीं होगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बेटर चांसेस कहीं भी सामने नहीं आएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? ये क्लियर हुआ सभी को? हाँ या ना? जल्दी बोलो। Am I audible? मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। हाँ जी सर, हो गया। ठीक है, अगर ये बात समझ आ गई तो इसके आगे की बात कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया तो अब यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है कि क्या कोई फैक्टर है जो इस एक्टिवेशन एनर्जी को या ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स को जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए अलाउ कर दे। एक तरीका तो ये है कि बच्चों को मोटिवेट करो। क्या करो? बच्चों को मोटिवेट करो। जैसे मान लो एक स्कूल में पढ़ाने के लिए हम गए और वहां देखा बच्चों का IQ ही 10% है। किसी का 10% है, मैक्सिमम बच्चों का 10% IQ है। एक आधे का 40% है, एक आधे का 30% है। तो जब टीचर मेहनत करेगा ना, तो यहाँ से 10% से कम बोर्ड को पास कराने के लिए 33% मार्क्स चाहिए। तो यहाँ से जो लोअर कैटेगरी है उसको ले जाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है। इक्का दुक्का बच्चा ही है जो आसानी से पास कर पा रहा है। ठीक है, तो एक तो तरीका है कि इन सभी पार्टिकल्स को अच्छी वाली एनर्जी दो, यानी ज्यादा काम करो इनके साथ, इनको साथ मेहनत करो अच्छे से, ताकि इनको जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है इनके पास, उसके बाद इनको ऐसी एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाए कि ये आसानी से सारी क्लास क्या बना ले, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर ले, यहाँ पे इस पॉइंट को पार कर जाए और आसानी से प्रोडक्ट फॉर्मेशन तक पहुंच जाए। एक तरीका तो ये है। और ऐसा कब होता है? जब हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स की क्या बढ़ा देते हैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। मेरी बात मानते हो ये? क्यों भाई? पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दूं तो मुझे बताओ, क्या अब ज्यादा पार्टिकल्स इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे सर। बढ़ेंगे। जहां पहले कुछ ही बच्चे पास हो रहे थे, अब उस क्लास के अंदर मैंने उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। और वो कैसे बढ़ाई? ऑब्वियस सी बात है, मैंने पार्टिकल्स को क्या प्रोवाइड किया? टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ी? बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। कोलिजन बढ़ गई। क्योंकि आपकी बढ़ी क्या है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या बढ़ गई? कोलिजन। और कोलिजन से क्या बढ़ गई? प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? आ गई सर। एम आई क्लियर टू ऑल? प्लीज रेज योर हैंड अगर मैं सभी को मेरी बात समझ आ गई हो तो एक बार हाथ खड़ा कर दो। गुड।
ऐश्वर्या, ध्रुव, समझ आया? डाउट है? कृष, अलक, निश्चल, रक्षित, वैभव, बसंत, कोई डाउट है तो बताओ। देखो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मैं पार्टिकल से प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस को बढ़ाने के कई तरीके जानता हूं, जिसमें से पहला तरीका है टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो अगर इस ग्राफ में पहले इक्का दुक्का कोई बच्चा, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सारे के सारे बच्चे सी कैटेगरी के हैं, तो ए वाला, बी वाला जो है वो 30% पे था, ए वाला 40% था, तो थोड़ी थोड़ी एनर्जी देने के बाद जो बी है ये प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता था, ए वाले ने प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया। लेकिन कौन प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर पा रहे थे? ये सी कैटेगरी वाले प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे थे, बेचारे यहीं पे अटक गए थे, ये ऊपर पहुंच ही नहीं पा रहे। तो अब क्या किया, इन सभी पार्टिकल्स के लिए एक्स्ट्रा क्लास दी गई, इन सभी पार्टिकल्स को एक्स्ट्रा वर्क कराया गया। जैसे ही इन्हें एक्स्ट्रा वर्क कराया गया, अब इन पार्टिकल्स के पास भी इतनी एनर्जी आ गई कि ये पार्टिकल्स भी आसानी से पास कर पा रहे हैं। तो सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी अब प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं कह दूं कि हमने क्या बढ़ा दी? हम ये कह सकते हैं कि हमने पार्टिकल्स की इंक्रीज कर दी। कौन सी एनर्जी? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। आपको याद होगा ये आपने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर में। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी आपने इंक्रीज कर दी है। अब हर पार्टिकल पे इतने मार्क्स तो हैं ही, इतने टैलेंट तो हैं कि वो बच्चा बोर्ड को पास कर पा रहा है। और ऐसा पॉसिबल कब हुआ? जब आपने इस फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को आपने एक्स्ट्रा एनर्जी दी। जिस फॉर्म में, किस फॉर्म में? टेम्परेचर फॉर्म में, जिससे अब ये पार्टिकल इस पर्टिकुलर पॉइंट को जहां पे इंटरमीडिएटरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है उसे वो पार कर पा रहे हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर पा रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलो, हाँ या ना? यस सर। अब इसी ग्राफ को एक और फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूं। अब एक स्कूल में और गए हम, जहां पे हर बच्चा 33% कैटेगरी का मार्क्स लेके आ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे 33% का ही बार सीबीएसई ने सेट किया हुआ, तो ये बच्चे जस्ट पास हो रहे हैं, जस्ट पास। अब स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि भाई ये जो बच्चे हैं ये सिर्फ और सिर्फ पास हो रहे हैं, सोसाइटी में हमारा स्कूल है, इस स्कूल की कुछ रेपुटेशन आप बनाने के लिए काम करना चाहिए। अब आप कोशिश करो कि ये जो बच्चे हैं ये अब सिर्फ जस्ट पास ना हो बल्कि अच्छे मार्क्स लाए। आपने जो फॉर्मूला ऊपर लगाया था वही फॉर्मूला नीचे लगा दिया। क्यों? अब कि इन बच्चों के पास इतनी एनर्जी तो है ही, ये पास हो जाएंगे। आपने इन बच्चों को अब एनर्जी और दे दी, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कह रहे हैं। सिंपली किस फॉर्म में? टेम्परेचर बढ़ा के। आपने इनका टेम्परेचर बढ़ाया, पार्टिकल्स की क्या बढ़ गई? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अब ये बहुत सारे बच्चे इस ना केवल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स को पास कर पा रहे हैं आसानी से, बल्कि उनकी परसेंटेज का लेवल भी पहले के कंपैरिजन में क्या है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए। आपकी आवाज चली गई थी। अब आ रही है? यस सर। मैंने कहा कि जो इस क्लास के रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए आपने इन बच्चों को एनर्जी दी। एनर्जी किस फॉर्म में दी? टेम्परेचर की फॉर्म में। जैसे जैसे इन बच्चों ने टेम्परेचर दिया, इनको टेम्परेचर मिला, इन बच्चों की क्या बढ़ गई? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, जो 33% से ऑब्वियस सी बात है ऊपर होगी या कम होगी? ऊपर होगी। ऊपर होगी, हाँ या ना? तो इससे बनने वाले प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस और बढ़ जाएंगे, क्वालिटी ऑफ रिजल्ट क्या हो जाएगा? और इंप्रूव हो जाएगा। तो ऐसी रिलेशनशिप जो निकाली गई उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। क्या बोलते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। जिसमें एक बात इन लोगों ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया कि अगर हम किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर उस रिएक्शन टी टेम्परेचर पे काम कर रही है, कितने पे काम कर रही है? टी टेम्परेचर पे,
तो उसी रिएक्शन का अगर मैं टेम्परेचर T से T+10 डिग्री कर दूं, कितना कर दूं? T से T+10 डिग्री। तो अगर इस रिएक्शन का पहले रेट R1 है तो इस रिएक्शन का रेट इनिशियल के रेस्पेक्ट में डबल हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? क्या फाइंड आउट किया एक्सपेरिमेंटली इन लोगों ने? अगर मैं किसी भी रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस राइज करता हूं तो उस रिएक्शन का रेट अपने इनिशियल रेट के कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes. सभी को एक्टिवेशन एनर्जी समझ आ गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ आ गई, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी समझ आ गई? क्या हेल्प कर रही है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी? ठीक है। अब मेरे क्वेश्चन का जवाब एक और दे दो। अब किसी ने ये पूछा, सर बच्चा पास हो रहा है, बच्चे का एडमिशन हो रहा है, यहाँ पे कोचिंग का क्या रोल था? तो आप कहेंगे कोचिंग इज एक्टिंग लाइक अ कैटलिस्ट। हाँ या ना? जल्दी बोलो, क्या कोचिंग यहाँ पे कैटलिस्ट है या नहीं है? Yes, sir. बताओ कैटलिस्ट कैसे है कोचिंग? सर वो Increase कर रही है सर rate. वो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रही है, हाँ या ना? और खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं हो रही है। इसका मतलब डिग्री कोचिंग वालों को नहीं मिल रही है, डिग्री बच्चों को ही मिल रही है, लेकिन बच्चों को वहां तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? कैटलिस्ट कर रहा है। ठीक है। एक मूवी आई थी, आप लोगों ने शायद, आप में से किसी बच्चे ने देखी हो, मूवी का नाम था माझी द माउंटेन मैन। देखिए आप Yes. लोगों ने? दशरथ माझी की मूवी। यस सर। माझी द माउंटेन, है ना? उस मूवी में एक स्टोरी सुनाई उन्होंने कि उस आदमी की वाइफ की डेथ हो जाती है क्योंकि उस गांव में हॉस्पिटल नहीं होता और उस हॉस्पिटल में ले जाने के लिए उसे एक पहाड़ी क्रॉस करनी पड़ती है, तब जाके वो हॉस्पिटल पहुंच पाता, यानी शहर पहुंच पाता और उसकी वाइफ बच पाती। ठीक है। अब इसने, दशरथ माझी ने कहा कि इस पहाड़ ने मेरे रिएक्टेंट को प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, यानी कि हॉस्पिटल पहुंचने के लिए रोक दिया। अब लाइफ में आगे कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएगा टाइमली। तो उसने कहा अगर यही पाथ फॉलो करूंगा हर बार तो क्या होगा? वही टाइम लगेगा, सेम टाइम लगेगा, रिएक्शन को वही टाइम फॉलो किया जाएगा और चांसेस हैं कि जो मेरे साथ हुआ वो बाकियों के साथ भी हो सकता है। उसने कहा क्यों ना मैं रिएक्शन को पेस अप करने के लिए, रिएक्शन को बढ़ाने के लिए एक ऑल्टरनेटिव पाथ ढूंढूं। तो उसने क्या किया, उसने उस माउंटेन के अंदर एक टनल बनानी शुरू कर दी। क्या बनानी शुरू कर दी? टनल बनानी शुरू कर दी। अब आप मुझे बताओ रिएक्टेंट क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर. करेगा सर। ये बताओ, जो दशरथ माझी ने इस माउंटेन में टनल बना दी, ये किसका काम कर रही है? एक कैटलिस्ट से काम कर रही है, नहीं कर रही है? जल्दी बोलो, क्या टनल कैटलिस्ट से काम कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है। क्यों? क्योंकि इस कैटलिस्ट के थ्रू अब जो रेट ऑफ रिएक्शन था उस आदमी का या उस विक्टिम का, या विक्टिम कह रहा हूं, उस पेशेंट का हॉस्पिटल तक पहुंचना जल्दी और आसानी से संभव हो पाया। इसमें इसने क्या डिक्रीज कर दिया? इसने रिएक्शन के होने का टाइम डिक्रीज कर दिया। या मैं कह दूं कि जो पहले रेट ऑफ रिएक्शन था, क्योंकि रेट डिपेंड किस पे करता है? जल्दी बोलो। एनर्जी पे। अरे रेट टाइम पे डिपेंड करता है, नहीं करता है? आदमी को, पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचना है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन तो यही है, लेकिन आदमी या पेशेंट कितनी जल्दी पहुंचा हॉस्पिटल, वो उस प्रोसेस का रेट हुआ है, नहीं हुआ? यस सर। तो ये जो टनल बन गई है, ये टनल क्या कर रही है? इसने क्या डिक्रीज कर दिया? टाइम को डिक्रीज कर दिया। टाइम डिक्रीज कर और दिया। टाइम डिक्रीज हो गया तो रेट ऑफ रिएक्शन एनहांस हुआ या नहीं हुआ? यस सर। तो आप लोग अब एक बात हमेशा याद रखना, एक कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के रेट को, वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑल्टर कर सकता है। रिएक्शन रेट को ऑल्टर कर सकता है। आप बोलोगे सर ऑल्टर कर सकता है, कैटलिस्ट को तो हमेशा रिएक्शन के रेट को बढ़ाना चाहिए, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो इतनी फास्ट होती हैं कि उसके अंदर हम प्रोडक्ट को अचीव कर ही नहीं पाते, ऑब्टेन कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो रिएक्शन जनरली रिवर्सिबल होती है। रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट और तुरंत प्रोडक्ट डिकम्पोज हो गया और वापस क्या बन गया? आपका रिएक्टेंट। तो अगर ऐसा होता रहा तो बताओ क्या कभी आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन मिल पाएगी? जल्दी बोलो।
रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट तुरंत प्रोडक्ट से क्या बन गया, रिएक्टेंट बन गया। तो क्या कभी ऐसे आपको प्रोडक्ट मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है, लगातार एक खेल चल रहा है। तो आपने क्या किया, किसी एक डायरेक्शन में होने वाली रिएक्शन के रेट को स्लो कर दिया, और वो काम भी कौन करता है, कैटलिस्ट ही करता है। बस फर्क क्या है, जो कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को एनहांस करता है उसको हम लोग प्रमोटर कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमोटर, जो रिएक्शन के रेट को एनहांस कर रहा है। क्या कर रहा है, रिएक्शन के रेट को एनहांस, ये प्रमोटर होते हैं। और एक होते हैं पॉइजन कैटलिस्ट, या फिर इनको इनहिबिटर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनहिबिटर, जो रेट को या ग्रोथ को रोकता है उसे इनहिबिटर कहते हैं। ये रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर देता है, स्लो कर देता है, रिटार्ड कर देता है। तो दोनों ही केस में चाहे बढ़े चाहे घटे, रेट तो चेंज हो रहा है ना। क्या हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा, जल्दी बोलो। बढ़ने और घटने को चेंज ही तो कहते हैं। यस सर। इसलिए मैंने क्या वर्ड यूज किया यहाँ पर, ऑल्टर। ऑल्टर। ऑल्टर वर्ड का मतलब क्या हो गया, इसमें दोनों चीजें आ गई, रेट बढ़ भी सकता है और रेट घट भी सकता है। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? हाँ सर। ओके। तो पहली चीज तो कैटलिस्ट ने क्या कर दिया, रिएक्शन के रेट को ऑल्टर कर दिया। लेकिन कैटलिस्ट क्या क्या नहीं करता, ये भी समझ लेना। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन की एंथैल्पी को चेंज नहीं कर सकता, डज नॉट चेंज दी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब कहोगे ये क्या बात हुई, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को चेंज क्यों नहीं कर सकता? ये जो एंथैल्पी है ना, ये रिएक्शन की एंथैल्पी है, रिएक्टेंट की नहीं। रिएक्टेंट की एंथैल्पी को तो वो बढ़ा सकता है, घटा सकता है, लेकिन जब हम रिएक्शन की एंथैल्पी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा वो रिएक्शन की एनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ, रिएक्शन की एनर्जी के इन्वॉल्वमेंट के रेशियो को वेरी जरूर कर सकता है, लेकिन रहेगी एनर्जी ओवरऑल वही की वही। मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए, ये बात समझ आई, हाँ या ना? यस सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। इसे ऐसे समझ लो, क्लास में एक बच्चे के पास सारी की सारी चॉकलेट्स थी, लड़ाई चल रही थी। आपने कहा लड़ाई को खत्म करने के लिए उस बच्चे से चॉकलेट्स कुछ ली और बाकी क्लास में बांट दी। बताओ क्लास में चॉकलेट्स कम हो गई क्या? नो सर। खाली क्या किया आपने, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, रेशियो वेरी कर दिया, एनर्जी का ओवरऑल जो वैल्यू है वो तो सेम ही रही ना हमारी, हाँ या ना? यस सर। तो जैसे हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं किसी पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी होगी, जरूर थोड़ी सबके पास एक जैसी एनर्जी होगी। किसी किसी पार्टिकल के पास ज्यादा एनर्जी होगी, किसी किसी पार्टिकल के पास कम एनर्जी होगी। लेकिन आप जो बात कर रहे हो, जिस टर्म की बात कर रहे हो, वो कौन सी टर्म है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। कि ज्यादा वाले के पास भी कम से कम इतनी एनर्जी है और कम वाले के पास भी कम से कम इतनी एनर्जी है जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए चाहिए। एम आई क्लियर? यस सर। यहाँ पे जो बात उसने कैटलिस्ट की हमें बताई, कैटलिस्ट की बात के साथ इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पे हम आ गए हैं, जिसको हम लोग बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, कोलिजन थ्योरी। अब कोलिजन थ्योरी में एक पॉइंट तो आपने स्टडी कर लिया था कि कोलिजन थ्योरी होने के लिए, कोलिजन होने के लिए पार्टिकल के पास क्या होनी जरूरी है, प्रॉपर। आपने कहा सर प्रॉपर ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है। और व्हाट इज ओरिएंटेशन, डायरेक्शन इन स्पेस। लेकिन क्या डायरेक्शन इन स्पेस से ही काम चल जाएगा? पार्टिकल की क्या और ज्यादा होनी चाहिए, जल्दी बोलो। जैसे अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कुछ दिन पहले ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो क्या हुआ, एक दूसरे शहर ने, एक दूसरे राज्य ने एक पर्टिकुलर राज्य को 4 ट्रक ऑक्सीजन भेज दिए, एक ने 6 ट्रक ऑक्सीजन भेज दिए। तो आप मुझे बताओ 6 ट्रक से काम चलेगा क्या? क्या बढ़ाना पड़ेगा ट्रकों का? नंबर, क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी। यानी कि जो ट्रकों की आवाजाही है, ऑक्सीजन कैरिंग ट्रक्स जो हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। जितने ट्रकों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतने ही हॉस्पिटल्स के पास ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा पहुंचेगा, उतने ही पेशेंट्स को ऑक्सीजन मिल पाएगी, और जो एक हेल्दी पेशेंट है, एक प्रोडक्ट जिसे हम कह रहे हैं, उसके मिलने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है, हाँ या ना? सेम स्टोरी यहां पर लगाओ। अगर केवल और केवल 2 ही पार्टिकल्स
जो कि बहुत टाइम बाद आ रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं और कोलाइड करने के बाद वापस प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस केस में सब कुछ ठीक है, ओरिएंटेशन भी ठीक है, रीअरेंजमेंट भी हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट का क्या कम मिलेगा आपको? प्रोडक्ट का यील्ड कम मिलेगा, अमाउंट कम मिलेगा, है ना। अगर मैं चाहता हूं कि प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा मिले तो मुझे क्या बढ़ानी पड़ेगी? मुझे इन पार्टिकल्स की कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी। क्या इंक्रीज करनी पड़ेगी? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नाउ व्हाट डू मीन बाय कोलिजन फ्रीक्वेंसी? इट इज सिंपली नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस पर सेकेंड। एक सेकेंड में पहले कितनी कोलिजन्स हो रही थी और अब कितनी कोलिजन्स हो रही हैं, वो कहलाती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगर मैं चाहता हूं रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा हो, प्रॉपर हो, तो मुझे क्या इंक्रीज करना जरूरी है? मुझे कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना जरूरी है। एम आई क्लियर? आया ना? जल्दी बोलो बच्चों, मेरी बात ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करती। बिल्कुल करती है। ओरिएंटेशन के साथ साथ सेकंड फैक्टर है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक तो प्रॉपर डायरेक्शन में आए और एक ना आए, बहुत सारे आए, या फिर जितने पार्टिकल्स इन्वॉल्व हैं वो जल्दी जल्दी कोलाइड करें ताकि ज्यादा नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सके। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। सभी को क्लियर हुई है कहानी? Yes. Yes, sir. अच्छा, Yes. एक बात और ध्यान देना, एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ ओरिएंटेशन की बात, जो और क्लियर कर देगा आपको। जैसे मान लो एक पार्टिकल है, ये OH है और Cl माइनस नाम का एक न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग ग्रुप घूम रहा है और इसे कार्बन पर अटैक करना है। कहाँ अटैक करना है? कार्बन पर। तो बताओ क्या फ्रंट अटैक पॉसिबल है या नहीं? यहां सामने से अटैक कर सकता है ये इस कार्बन पर, ये फ्रंट अटैक कर सकता है Cl माइनस, हाँ या ना? सोच के बताना, सोच के बताओ, क्या क्या ये Cl माइनस OH माइनस को सामने से हटा सकता है? बिल्कुल सामने से Yes, sir. Yes. बिल्कुल नहीं हटा सकता। बताओ कारण क्या है? अब मैंने ड्रॉ भी कर दिया होगा, शायद आपको दिख भी गया होगा। क्योंकि रिपल्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। Cl के पास चार्ज क्या है? माइनस। माइनस। OH के पास क्या मौजूद है? माइनस। इलेक्ट्रॉन क्लाउड। दिख रहा है ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड? Yes, sir. इलेक्ट्रॉन क्लाउड आने वाले इलेक्ट्रॉन कैरिंग नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ग्रुप को आने देगा या भगाएगा? भगाएगा। मतलब ये वाली ओरिएंटेशन इज नॉट पॉसिबल। तो बताओ कहां से अटैक करना चाहिए? रिएक्शन को फेवर कब करेगी ये रिएक्शन? जब अटैक कहां से होगा? Sir. बैक अटैक। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes. समझ आ गई बात? इंपॉर्टेंस ऑफ ओरिएंटेशन समझ आया आप लोग को, हाँ या ना? Yes. Sir. ये प्रोडक्ट सामने से कभी बनता ही नहीं। इस प्रोडक्ट को बनने के लिए इस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की ओरिएंटेशन बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, तभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। एम आई क्लियर टू ऑल? सही है? तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को कोरिलेट करते हुए एक फाइनल फॉर्मूला दिया गया कोलिजन थ्योरी के हिसाब से। उसने कहा रेट इज इक्वल्स टू Z E की पावर, बल्कि पूरा कहें तो PZ E की पावर माइनस EA अपॉन RT। नाउ व्हाट इज P? पहले तो ये समझ लो, P का मतलब होता है यहाँ पे ओरिएंटेशन फैक्टर या फिर स्टीयरिक फैक्टर। क्या होता है? स्टीयरिक फैक्टर, जो डिसाइड किस पे करता है? ओरिएंटेशन। ठीक है। और दूसरी टर्म है यहाँ पर Z, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बाकी कहानी वही की वही है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसने खाली रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, के भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है? रेट डिपेंड कर रहा है, रेट इज इक्वल्स टू के। ये बात हो रही है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। रेट इज इक्वल्स टू के, और रेट इज इक्वल्स टू डिपेंड कर रहा है किसी भी रिएक्शन के लिए उसके इन दो पैरामीटर्स पे खासकर, बाकी सेम वैल्यू एज इट इज। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना? यस सर। ये कहानी अगर आपको क्लियर हो गई तो चैप्टर आपका आज समाप्त हो गया थ्योरी पॉइंट से। अब इस चैप्टर से जुड़ने वाले क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं,
जो आप लोग देखिए और ट्राई करिए कि क्या आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं। नहीं, एक दो क्वेश्चन आज करते हैं, बाकी क्वेश्चन कल कराऊंगा सारे थॉरली। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है आपको, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, अगर जनरली आता तो 1 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है। कह रहा रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। कल सभी लोग एनसीईआरटी हैंडी रखेंगे अपने पास, एनसीईआरटी पहले मैं सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। फॉर फर्स्ट ऑर्डर डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय, आपको रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 इज गिवन बाय, फॉर्मूला दे दिया log k इज इक्वल्स टू 14.2 माइनस 1 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन t इंटू k। सही है। आपसे पूछा गया उसने, कह रहा है EA निकालो, k निकालो इफ हाफ लाइफ इज 200 मिनट। पहली बात, हाफ लाइफ कितनी है 200 मिनट, और आपको R की वैल्यू दे दी है 8.314। सही है। तो आपको निकालना क्या है, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है EA, और एक आपको निकालना है K। मुझे लगता है अगर आपको फॉर्मूला याद हो ना तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो मुझे बताओ हाफ लाइफ कैसे निकालोगे, कोई तरीका है कि हाफ लाइफ निकालने का? 0.6 गिवन तो है 0.693 अपॉन K आया ना। Yes. यहाँ पे आपको हाफ लाइफ दे रखी है, टी हाफ दे रखा है, जल्दी बोलो। हाफ लाइफ यानी कि टी हाफ दे रखा है, कितना दिया हुआ है 200 मिनट, चाहे तो मिनट में रहने देना आंसर या सेकंड्स में निकाल लेना। तो फॉर्मूला क्या होता है हाफ लाइफ का, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। तो के की वैल्यू हो गई 0.693 अपॉन 200। जो आंसर आएगा किस में आएगा, ये मिनट्स में आएगा। मेरी बात समझ आ रही है? पर मिनट या मिनट इनवर्स। क्लियर, हाँ या ना? Yes. ये वाला पार्ट कितने लोग को समझ आ गया, टी हाफ वाला, जल्दी बताइए। टी हाफ Yes. कितने लोगों को क्लियर है? अगर ये टी हाफ क्लियर हो गया तो उसकी आगे की कहानी सुनो। अब टी हाफ आ गया, अब एक फॉर्मूला और पढ़ा था हम लोगों ने, और वो फॉर्मूला था लॉग के, थोड़ा डार्क कर देता हूं उसको, log k is equals to log a minus EA अपॉन 2.303 RT। ये पढ़ा था फॉर्मूला, Yes. है ना? आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको गिवन है log k is equals to 14.2 माइनस 1 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन t इंटू के। कंपेयर करना आता है आप लोगों को? जल्दी बोलो। यहां से क्या दिखाई दे रहा है आपको, log a की वैल्यू कितनी है 14.2। अरे हाँ या ना, कंपेयर करना आ रहा है या नहीं आ रहा? तो अगर a की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, एंटी लॉग 14.2। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? Yes. कितने लोग को ये बात समझ आई? प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, सामने सामने कंपेयर कर रहा हूँ, फॉर्मूला से वैल्यू कंपेयर किया जा रहा है। शायद ऐश्वर्या समझ आ रहा है, कृष? Yes, sir. अब यहाँ से a की वैल्यू तो निकाल ली। अब a की वैल्यू निकालने की वैसे जरूरत थी नहीं, हमें निकालना क्या था, ये निकालना था। तो ऑब्वियस ये बात है, ये जो पूरी वैल्यू है इसका कंपैरिजन किससे करूंगा, इससे कर दूंगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, अब कर दीजिए कंपैरिजन जरा इसका। तो ये हो गया EA अपॉन 2.303 RT इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन t। एम आई क्लियर, हाँ या ना? जल्दी बोलिए। Yes. कंपेयर कर लेते हैं। R की वैल्यू आप जानते ही हो कितनी दी हुई है, 8.314। कितना दिया हुआ टेम्परेचर आपको,
दिया है क्या टेम्परेचर? सर नहीं, दोनों तरफ टेम्परेचर से टेम्परेचर टी कैंसिल हो से टी जाएगा कट, ना। बिल्कुल सही बात है, टी से टी कट गया, जरूरत ही नहीं। इक्वल्स टू क्या आ गया 1 × 10⁴। तो ई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2.303 × 8.314 इंटू साथ में क्या हो जाएगा हमारे 1 × 10⁴। ई निकाल पाओगे या नहीं? जल्दी बोलिए, हाँ या ना? Yes. सभी को क्लियर है? जल्दी बोलो बच्चों, हाँ या ना? यस सर Sir, क्लियर एक है। बार क्वेश्चन दिखा दीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लो दोबारा से। क्वेश्चन था आपको ये इक्वेशन गिवन थी, log k is equals to 14.2 माइनस 1 × 10⁴/t, इस आपने केल्विन के लिए के दिया हुआ, और ये निकालना है और आपको रेट कांस्टेंट के निकालना है अगर आपको हाफ लाइफ दी हुई है और आर की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहला काम आपने हाफ लाइफ निकाल दिया, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693/k लगा दिया। के की वैल्यू कितनी हो गई 0.693/200, यहाँ से के की वैल्यू निकल गई। अब आपने क्या किया, ये जो इक्वेशन दी हुई थी आपको, ये वाली जो ग्रीन से हाईलाइटेड है, इसको आपने इस फॉर्मूला से कंपेयर कर दिया, और फॉर्मूला है log k इज इक्वल्स टू log a माइनस EA/2.303 RT। आपको दिख रहा है log a की वैल्यू 14.2 है। अगर आपसे a भी पूछ लेता तो क्या करना पड़ता, खाली एंटी लॉग लेना पड़ता। एंटी लॉग 14.2 इज द वैल्यू ऑफ a। मेरी बात समझ आ रही है? आया ना? जो दूसरी आपकी वैल्यू है, जो आपको वैल्यू निकालनी थी, वो वैल्यू निकालनी थी आपको EA की, तो आपने EA को कंपेयर कर दिया, EA/2.303 RT को 1 × 10⁴/t से कंपेयर कर दिया, जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है नीचे। ठीक है, टी से टी कट गया, तो EA/2.303 R की वैल्यू 8.314 है, और वहां पर कितना रह गया 1 × 10⁴। यहाँ से आपने क्या कैलकुलेट कर लिया EA। कितने लोगों को बात समझ आ तो रही है? शायद हमने के मिस कर दिया होगा। के मैंने क्या Yes. कहा था, के क्या है केल्विन। और आप ये नोटिस करिएगा, जो आपकी आर की वैल्यू होती है, आर इज, मैं दिखाता हूँ आपको, अगर के की बात करते हो आप लोग तो सर के केल्विन है या के हम लोग का कांस्टेंट है? कांस्टेंट तो दूसरा वाला के है बेटा, वो तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, देयर इज डिफरेंस। अच्छा ये वाला सर। स्मॉल के मान लो, चलो कंफ्यूजन हटाने के लिए दिस इज स्मॉल के, ओके। और स्मॉल के कहीं भी रोल नहीं है, दो बार थोड़ी आएगा एक ही क्वेश्चन के अंदर। ये वाला आप इसे स्मॉल के मान लो कंफ्यूजन को हटाने के लिए, ठीक है। और ये वाला के केल्विन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब मैं यूनिट लगाता हूँ ना, इसकी यूनिट के साथ दिखाता हूँ आपको मैं। देखो 2.303 कांस्टेंट वैल्यू है, 8.314 की यूनिट क्या है जूल पर केल्विन, सही है। अगर ये जूल पर केल्विन है तो आप मुझे बताओ, जो आपने साथ में लिया के, वो के भी चल रहा होगा, केल्विन से केल्विन कट जाएगा, हाँ या ना? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो। Yes. जूल पर केल्विन पर मोल इसकी यूनिट होती है, पर मोल भी होता है, तो मोल इन्वर्ट चल ही रहा है साथ साथ। तो आप मुझे बताओ एक्टिवेशन एनर्जी किस में आ रही है, खाली जूल। जूल पर मोल में, है ना। इसकी पूरी यूनिट ये होती है ना, जूल पर केल्विन पर मोल। तो पर केल्विन से केल्विन कट गया, खाली क्या रह गया जूल पर मोल। और जूल पर मोल को आपने लिख दिया आंसर आपका एक्टिवेशन एनर्जी का, दैट इज दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी पर मोल वुड बी रिक्वायर्ड या वुड बी प्रोड्यूस्ड। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes. Yes. विधि समझ आ गया? इशिता, ऐश्वर्या, क्लियर है? सभी को समझ आ गई कहानी पूरी?